हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण में। प्रीवियस लेक्चर में हमने शब्द निर्माण की 2 विधियां यहाँ पर आपको बताई थी, जिससे आपके नए शब्दों का निर्माण होता है। पहली विधि है उपसर्ग और दूसरा है प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होता है? कुछ शब्दांश क्या होते हैं, कुछ मूल शब्दों के आगे लग करके एक नई शब्द का निर्माण करते हैं। ये विधि आपकी कहलाती है उपसर्ग, यानी कि जो आगे से मूल शब्द के आगे से जो भी आपका शब्दांश लगेगा उसे आप उपसर्ग कहेंगे, और जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करता है वे आपके प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ये डिटेल आपको बता दी थी। अब हमने कुछ उपसर्ग पढ़े थे जिसमें आपके संस्कृत के उपसर्ग थे, हिंदी के उपसर्ग थे, और कुछ विदेशी उपसर्ग जिसमें आपके उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं। ठीक है, तो देखिए उपसर्ग, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। तत्सम शब्द आप पढ़ चुके हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से आकर के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उपसर्ग के बारे में पढ़ा। संस्कृत से आए कुछ उपसर्ग हैं, इनको हमने कुछ उपसर्ग यहाँ पर लिख लिए हैं। अब आपको ये जानकारी दें कि आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। कई बार आपको शब्द दिया जाता है, जैसे अहिंसा में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको ढूंढना है। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि अहिंसा में कौन सा अहिंसा में कौन सा उपसर्ग है। अब आपने क्या करना, आप किस प्रकार से इसके उपसर्ग को निकालेंगे। सबसे पहला काम आपका, कोई भी आपने यहाँ से क्या निकालना, जो भी शब्द आपको दिया है उस शब्द के मूल शब्द को निकालिए। अब मूल शब्द का एक प्रॉपर अर्थ होना चाहिए, उसका प्रॉपर एक अर्थ हो तो वो आपका मूल शब्द कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हिंसा आपका क्या आ रहा है, एक शब्द आ रहा है हिंसा, क्योंकि देखिए पहले लगता है उपसर्ग, तो हिंसा को तो आप बाद में ही लिखेंगे, और अ यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो अ उपसर्ग हो गया और आपका हिंसा क्या हो गया है? मूल शब्द। ये आपका मूल शब्द कहलाता है। ठीक है, ये आपका मूल शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने कुछ यहाँ संस्कृत से आए हुए उपसर्गों को पढ़ा था। ठीक है, जिसमें अ से बनने वाले कुछ नए शब्द आपके पास, जैसे अ का मीनिंग क्या होता है? अभाव या फिर निषेध के अर्थ में। तो ज्ञान है, उसमें आपने अ उपसर्ग जोड़ा तो ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा, जिसको आप अज्ञान कहते हैं। धर्म है, धर्म आपका मूल शब्द है, और इसका अर्थ जो है आप जानते हैं धर्म। इसमें आप अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो अधर्म यानी कि धर्म का अभाव, सभी में अभाव होगा। दृश्य देखने योग्य तो अदृश्य जो दिखे ही ना, मूल जिसका मूल हो, अनमोल जिसका मूल्य ही ना हो, न्याय का अन्याय। तो अ यहाँ पर निषेध या अभाव के अर्थ में दे रहा है। तो सभी शब्द आपने लिखे थे। खाद्य का अखाद्य, नैतिक अनैतिक, धार्मिक अधार्मिक, और इसमें आप देखिए ये आपका यहाँ से विलोम भी बन रहा है। तो जब हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको विलोम शब्द बनाने की विधि बताई थी, तो हमने क्या कहा था? हम कुछ उस उपसर्गों को जोड़ करके विलोम शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो अब हो सकता है वहां पर आपको, क्योंकि आपने उपसर्ग नहीं पढ़ा था, तो अब आप यहाँ से समझ लीजिए ये सभी शब्द एक दूसरे के विलोम हैं। जो मूल शब्द हैं और जो आपके व्युत्पन्न शब्द हैं, ये एक दूसरे के विलोम हैं। ज्ञान का अज्ञान, धर्म का अधर्म, दृश्य का अदृश्य, मूल का अमूल, न्याय का अन्याय, खाद्य का अखाद्य, नैतिक का अनैतिक, धार्मिक का अधार्मिक, हिंसा का अहिंसा, मूल्य का अमूल्य, मर का अमर, भाव का अभाव, नीति अनीति, लौकिक अलौकिक, कल्पनीय अकल्पनीय, परिचित अपरिचित। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? विलोम शब्द। विलोम शब्द की हमने कुछ विधियां पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या कहा था? कई बार आप उपसर्ग को लगाकर क्या करते हैं? उसके विलोम को बनाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंशिक रूप से भी होता है, यानी कि वो उसका जो है पूर्ण रूप से विलोम नहीं होता है। अब ये जो है अभाव में, ये अभाव में भी है, और साथ में यहाँ पर हमने क्या किया है? उपसर्गों को जोड़ करके नई शब्दों का निर्माण किया है। ठीक है, जैसे अज्ञान, तो ये एक दूसरे के जो ये मूल शब्द हैं और आपके जो व्युत्पन्न शब्द हैं, ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। तो साथ साथ आप इसको भी समझ लीजिएगा।
सभी शब्द एक दूसरे के विलोम, हिंसा अहिंसा, उसका अभाव, हिंसा का अभाव, ठीक है। मूल्य अमूल्य, मर अमर, भाव अभाव, तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो ये अभाव में भी आपका आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका उपसर्ग है अन, ये भी अभाव के अर्थ में है। आवश्यक अनावश्यक, एक अनेक, आस्तिक अनास्तिक, ये भी आपके विलोम में आ रहा है, ठीक है। अन अनादि, अन अनादर, ठीक है। अन धनगिनत, अनगिनत, तो यहाँ पर भी आपके ये विलोम शब्द भी हैं, साथ में इनके जो है ये उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द भी हैं। अप इसका मतलब होता है बुरा, तो ये भी आपका बिल्कुल विलोम शब्द देगा। यश का अपयश, ये विलोम शब्द भी आपको दे रहे हैं साथ में। शब्द आपका अपशब्द, कर्म अपकर्म, सगुन अपसगुन, भ्रंश अपभ्रंश, मान अपमान, व्यय अपव्यय, कीर्ति अपकीर्ति, हरण अपहरण, वाद अपवाद, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल इसके विलोम शब्द भी आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ आप इसका अर्थ देखिए, अप का मतलब हो जाता है बुरा या अनुचित के अर्थ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यश का अपयश हो जाएगा शब्द, शब्द अपशब्द, तो बिल्कुल विलोम शब्द भी है, साथ में नए शब्दों का निर्माण भी हुआ है। अव का मतलब ही अभाव है, तो ये भी आपको विलोम शब्द भी देगा, नया शब्द जो बनेगा ये विलोम शब्द देगा। अति उपसर्ग से बनने, अति का मतलब हो जाता है बहुत अधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक, तो ये विलोम नहीं है। अधिक अत्यधिक, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा, ज्यादा से भी ज्यादा, उत्तम उससे भी अति उत्तम। और मैंने आपको बताया था कि ये शब्द आपके संधि में जो नियम हमने पढ़े हैं उन नियमों को अगर आपको नहीं समझ में आता है, अति धन अधिक, ए धन अ, ए के बाद यदि अ आए तो आपका क्या हो जाएगा, य हो जाता है। ये हमने नियम पढ़ा था कहाँ पे, जो संधि था, ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर चला था। तो वहां पर देखिए जब इसके बाद एक के बाद अ आ जाता है तो य हो जाता है, एक के बाद उ हो जाता है तो यु हो जाता है, एक के बाद ई आ जाता है, तो यहाँ पर फिर से ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने वहां पर नियम पढ़े थे, तो वहां से आप इन शब्दों को जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। अति धन अंत, तो फिर से यहाँ यह आ गया। अति धन वृष्टि, तो यहाँ पर फिर से अतिवृष्टि। अति धन उक्ति, तो फिर से अत्युक्ति, तो ये शब्द आपके किससे, संधि से जुड़े हुए शब्द हैं, क्योंकि दो वर्णों का मेल ही संधि होता है, चाहे आप उसमें उपसर्ग को जोड़ें चाहे आप प्रत्यय को जोड़ें, दो वर्ण जुड़ रहे हैं तो वहां पर आपकी संधि ही होगी, ठीक है। तो संधि को संधि तक ही आप मत रखिए, क्योंकि संधि का जो नियम है वो यहाँ पर भी आपको काम आएंगे, क्योंकि यदि आपको संधि नहीं आती है तो उपसर्ग नहीं जोड़ पाएंगे आप, संधि के नियम नहीं आपको आते हैं तो आप उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ने में भी असमर्थ रहेंगे, क्योंकि इससे जो है आपके ये नए शब्द बन रहे हैं और कुछ शब्दांश, और शब्दांश को जब आप जोड़ते हैं तो वहां पर दो वर्णों का ही मेल होता है, ठीक है ना। अभी, अभिनेता, अभी यानी कि सामने या और के अर्थ में इसका अर्थ आ जाता है, तो इससे बनने वाले नए शब्द अभिनेता, अभिमुख, अभिमान, अभिशाप, अभियोग, अभिग्रहण, ठीक है। अभियुक्त, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए फिर कुछ अभिव्यक्त, अभियंतर, अभियंता, तो ये शब्द भी आपके संधि से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभिइष्ट, अभीष्ट, अभि धन उत्थान, अभ्युत्थान, तो सभी शब्द आपके। फिर है अनु, अनु का मतलब हो जाता है पीछे के अर्थ में, तो अनुधन गमन, अनुगमन, फिर अनुधन करण, अनुकरण, इसी प्रकार से अनुधन दान, अनुदान हो गया, अनुमान हो गया। फिर संधान का अनुसंधान, अनुभूति का अनुभूति, सूची का अनुसूची, वाद का अनुवाद, चर का अनुचर, ठीक है। राग का अनुराग, कृति का अनुकृति, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका आ उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द, आजन्म, आक्रमण, मूल शब्द हैं जन्म, क्रमण, शंका, भार, कंठ, रोहण, और इससे नया शब्द बना है आशंका, आभार, आकंठ, आरोहण, आघात, आमरण, आहत, आरक्षण, आकर्षण, ठीक है। उत्तम का मतलब हो जाता है ऊंचा या अधिक के अर्थ में, ठीक है। तो कंठा, उत्कंठा, तम, उत्तम, पात, उत्पात, योग, उद्योग, और यहाँ पर भी आपका संधि से बनने वाला नया शब्द, तो संबंधित कुछ 7 नियम हमने आपको लिखाए थे संधि में, तो वहां पर आप अपनी नोटबुक खोलिए और वहां से आप उन नियमों को देखें। तो यहाँ पर उद्योग हो गया, उत्धन खनन, उत्खनन, ऐसे ही उत्कीर्ण, उत्तीर्ण, उद्घोष, उत्सर्ग, उत्थान, उत्तेजना, ये सभी आपके नए शब्द बन चुके हैं। उत्तर होता है दिशा। अब नेक्स्ट है आपका
उत्तर। तो अधिकारी में आप उत्तर जोड़ेंगे उपसर्ग, तो आपका यहाँ पर उत्तराधिकारी हो जाएगा। दाई में आप उत्तर जोड़ेंगे तो उत्तरदायी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उत्तर में आप उत्तर जोड़ें तो उत्तरोत्तर। ठीक है। अर्ध में आप क्या जोड़ें, उत्तर जोड़ें तो उत्तरार्ध। आयन अयन में आप उत्तर जोड़ें उत्तरायण। इतर में आप उत्तर जोड़ें तो उत्तरेतर। ठीक है। तो ये आपके कुछ नए शब्द बने हैं उत्तर उपसर्ग से, इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका उपसर्ग है आपका उप। ठीक है। अब मूल शब्द यहाँ पर आपका है क्या, युक्त। इसमें आपने उपसर्ग उप जोड़ा तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त। ठीक है। योग आपके पास मूल शब्द है, इसमें आप इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, उप का मतलब हो जाता है समान और या गौण के अर्थ में। गौण का मतलब जो आपका प्रधान ना हो, मतलब बाद में जिसकी वैल्यू पहले ना हो। ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ मूल शब्द है उक्त, युक्त हो गया, योग हो गया, वन हो गया, लक्ष्य हो गया, सर्ग हो गया, न्यास, नागरिक, निवेश, ये सभी आपके मूल शब्द हैं। इनमें आपने उप जोड़ा तो नया शब्द उपयुक्त हो गया। ठीक है। योग उपयोग हो गया, वन का उपवन, लक्ष्य का उपलक्ष्य, सर्ग का उपसर्ग, न्यास का उपन्यास, नागरिक का उपनागरिक। ठीक है। निवेश का उपनिवेश। ठीक है। फिर देखिए मूल शब्द है ग्रह और इसमें आपने उप जोड़ा तो उपग्रह। करण उप जोड़ा तो उपकरण। ज में आपने उप जोड़ा तो यहाँ पर उपज हो गया है उप। आलम्ब में आपने उप उपसर्ग जोड़ा, उपालंब हो गया। हास में आपने उप जोड़ा तो उपहास हो गया। नाम में आपने उप जोड़ा, उपनाम हो जाएगा। निवेश में आपने उप जोड़ा, उपनिवेश। अध्यक्ष में उप जोड़ेंगे, उपाध्यक्ष। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर नए शब्द बने हैं, किससे, उप उपसर्ग से, जिसका अर्थ होता है समान या और या गौण के अर्थ में। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपके कुछ नए शब्द इससे बन जाते हैं। ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दुस, दुह और फिर से दुस। इसका मीनिंग क्या है, ये जो शब्द हैं आपके बुरा, कठिन के अर्थ में। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सौ लिखा है ये हलंत के साथ है, अर्थात इसको आप आधे के अर्थ में लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मूल शब्द है साहस। मूल शब्द है आपके पास साहस। साहस में आपने दुस क्या कर दिया, उपसर्ग जोड़ा। तो अब इन दोनों शब्दों को जोड़ने के बाद यहाँ पर आपके पास नया शब्द आ जाएगा, दुस्साहस। ठीक है। तो क्योंकि ये बुरे के अर्थ में है तो ये इसके विलोम भी बन जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो आपका उप था इसका मतलब है समान या गौण के अर्थ में। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए दुह धन शासन, तो दुशासन। फिर कर्म में आपने फिर से दुस जोड़ा तो दुष्कर्म। सह में आपने दुस जोड़ा तो दुस्सह। काल मूल शब्द है, इसमें दुस जोड़ा तो दुष्काल। तो यहाँ पर अलग अलग शौ है। यहाँ पर एक तो ये शौ के साथ हलंत लग जाता है। ठीक है। और ये आपका मूर्धन्य शौ और ये आपका दुह। इसमें इसका अर्थ है बुरा या कठिन के अर्थ में। फिर से दुष्धनतर तो दुस्तर। साध्य दुह धन साध्य। प्राप्य दुष्धन दुष्प्राप्य। स्वप्न दुह धन दुस्वप्न। कर धन दुस में आपने कर जोड़ा तो दुष्कर हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ नए शब्द बने हैं, इनको भी आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दुर। ये भी आपका यहाँ पर बुरे के अर्थ में ही है। ठीक है। तो व्यसन, व्यसन में उपसर्ग आपने क्या जोड़ा, दुर। अब देखो आपके पास यहाँ पर सपोज ऐसे ही आपके पास दुष्काल आ गया है। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पूछा जाए कि दुष्काल में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है। तो आपने मूल शब्द निकाल देना है। अब देखिए इस सौ को आप क्या करते हैं, इसको हलंत के साथ लिख सकते हैं आधे की तरफ। ठीक है ना। ऐसे ही दुष्कर में आपने, दुष्कर का आपने क्या निकालना है,
दुष्कर से आपने उपसर्ग को निकालना है, तो कर निकाल दें तो दुह आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपके पास दुर्व्यसन है, ठीक है, दुर्व्यसन है, व्यसन को अलग निकाल दें तो दुर आपके पास यहाँ पर उपसर्ग निकल जाएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे समझेंगे तो तब जाकर के आपको ये आपके जो उपसर्ग हैं वो भी आपको आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही लभ में आप दुर जोड़ें दुर्लभ हो जाएगा, जेय में दुर जोड़ें तो दुर्जेय हो गया, गम में आपने दुर जोड़ा तो दुर्गम, आशा में आपने दुर जोड़ा तो दुराशा, आग्रह में दुर जोड़ेंगे तो दुराग्रह, इसी प्रकार व्यवहार में दुर जोड़ें तो दुर्व्यवहार, भाग्य में दुर जोड़ें दुर्भाग्य, मति में दुर दुर्मति, गंध में दुर दुर्गंध, आचार में दुर दुराचार। ऐसे ही गुण में दुर जोड़ेंगे तो दुर्गुण। तो ये कुछ दुर उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं। ठीक है, तो ये बुरे के अर्थ में ही है, तो इसको भी आप नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब नि उपसर्ग है और इसमें आपने नए शब्द बनाने हैं। नि का जो अर्थ है वो होता है निषेध, नीचे, अच्छी तरह के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास कुंज, आपके पास क्या है, वेदन, वेदन आपके पास मूल शब्द है, इसी में आपने क्या करना है, नि उपसर्ग जोड़ना है तो हो जाएगा निवेदन। कुंज, इसमें आपने नि जोड़ना है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, निकुंज। ठीक है, युक्त में आपने नि जोड़ना है तो नियुक्त, हत्था नि जोड़ेंगे तो निहत्था, डर में आपने नि जोड़ा तो निडर, कृष्ट में आपने नि जोड़ा तो निकृष्ट, योजन में आपने जोड़े तो नियोजन। तो नए शब्द देकर आ रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक है, गम में आपने नि जोड़ा तो निगम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से वास में आपने नि जोड़ा तो निवास हो गया, बंध में आपने नि जोड़ा तो निबंध आपके पास यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इससे बनने वाले कुछ नए शब्द हैं आपके, निवेदन, निकुंज, नियुक्त, निहत्था, निवास। ठीक है, साथ में और शब्द यहाँ निडर, निकृष्ट, नियोजन, निगम, निबंध। ठीक है, तो इससे आप नए शब्द जो बने हैं इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका उपसर्ग निर। तो यहाँ उपसर्ग आपका निर, निस या निस या निर। ये देखिए यहाँ पर आपका इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, रहित या बिना के अर्थ में। तो अब यहाँ देखिए आप गुण में आप निर जोड़ेंगे तो निर्गुण हो जाएगा, धारण में आपने निर जोड़ा तो निर्धारण, संदेह में आपने निस जोड़ा तो यहाँ पर निसंदेह। फिर आप यहाँ पर देखिए जन में आप निर जोड़ें तो निर्जन, भय में आपने निर जोड़ा तो निर्भय। इन्हीं शब्दों में आपको दिक्कत होती है उपसर्ग निकालने की। ठीक है ना, तो आप जन निकाल दें तो निर आपका आ जाएगा, भय निकालें तो निर हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थ निकाल दें तो यहाँ पर आपके पास निस। इस प्रकार से आप, तो जब आप इसको करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि इस प्रकार के भी उपसर्ग होते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर निश धन पक्ष, पक्ष में आपने निश जोड़ा तो निष्पक्ष, तो यहाँ से भी आप क्या कर देंगे, पक्ष निकाल लेंगे जब आपके पास मूल व्युत्पन्न शब्द होगा और आपको उपसर्ग निकालने को दिया जाए। तो दोष में आपने निर्जोड़ा निर्दोष, तार में आपने निश जोड़ा तो निस्तार, कपट में आपने निश जोड़ा तो निष्कपट, आकार में आपने निर जोड़ा तो निराकार, क्रिय में आपने निश जोड़ा तो निष्क्रिय, क्रिया में आपने निश जोड़ दिया तो निष्क्रिय। ठीक है, तो ये नए शब्द बन गए हैं आपके। ठीक है, तो इनको भी आप नोट डाउन करें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका पर या परा उपसर्ग। इसका अर्थ क्या है, विपरीत या दूसरे के अर्थ में। पर का मतलब हो जाता है दूसरा या विपरीत। तो देखिए सर्ग मूल शब्द, पर जोड़ेंगे पर सर्ग, अधीन, तो पर इसमें आप उपसर्ग जोड़ें पराधीन, क्रम में आप परा जोड़ें तो पराक्रम, जीवी मूल शब्द है और इसी में आपने पर जोड़ा परजीवी, तंत्र आपके पास क्या है, मूल शब्द और इसमें पर जोड़ें तो परतंत्र, उपकार
आपके पास मूल शब्द है और इसी में आपने पर जोड़ा, परोपकार, लोक परलोक, अस्त परास्त, उपजीवी परोपजीवी, ठीक है, बैंगनी पराबैंगनी। तो यहाँ पर आपके पर या परा से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं जो आपने उपसर्ग जोड़ करके, ये पर और परा उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाए हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें। चलिए, तो एक परी यहाँ उपसर्ग है और परी का मतलब पूर्ण, पूर्व या चारों ओर। ठीक है, तो जैसे आपका आवरण मूल शब्द है, परी जोड़ेंगे पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण से आपने क्या निकालना है, मूल शब्द, तो यहाँ से आपका आवरण निकलेगा। ठीक है, तभी जाकर के वो आपका क्या होगा, परी। फिर वेश, तो यहाँ पर आपने परी जोड़ा तो परिवेश हो गया। ठीक है, ये व्यक्त होगा। ठीक है, व्यक्त में आपने परी जोड़ा तो परी व्यक्त। ठीक है, इच्छा में आपने परी जोड़ा तो परीक्षा। शिष्ट में आप परी जोड़ेंगे तो परिशिष्ट। भाषा में परी जोड़े परिभाषा। नए शब्द बने हैं, अर्थ में भी बिल्कुल भिन्न है और यहाँ पर इसका अर्थ होता है पूर्व या चारों ओर में। ठीक है, चारिका परिचारिका, परी आपने मूल शब्द में क्या जोड़ा है, परी उपसर्ग। सर में आपने परी जोड़ा परिसर। पूर्ण में परिपूर्ण। इक्षक में आपने परी जोड़ा तो परीक्षक। ठीक है, पक्व में आपने परी जोड़ा तो परिपक्व और हास में परी जोड़ा तो परिहास हो गया है। तो इस प्रकार से ये आपके मूल शब्द हैं। ठीक है, और मूल शब्द से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं। ठीक है, और इसके बाद एक यहाँ पर प्र उपसर्ग है। प्र का मतलब अर्थ आगे है। ठीक है, तो प्र उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द, योग में प्र जोड़े प्रयोग, यत्न में प्र जोड़े तो प्रयत्न, बंध में आपने प्र जोड़ा प्रबंध, शासन में प्र जोड़ा प्रशासन, गति में प्र जोड़ा प्रगति, दक्षिणा में प्र जोड़ा प्रदक्षिणा। ठीक है, और स्थापित में प्र जोड़ा प्रस्थापित, कृति में प्र जोड़ा तो प्रकृति, कोप में प्र जोड़ा तो प्रकोप, कोष्ठ में प्र जोड़ा प्रकोष्ठ, लोभी में प्र जोड़ा प्रलोभी, दक्षिणा में प्रदक्षिणा, बोधक में आपका प्र जोड़ा तो बोधक, शांत में आपने प्र जोड़ा तो प्रशांत। इस प्रकार से ये नए शब्द आपके प्र उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं। ठीक है, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए, यहाँ हमने संस्कृत के लगभग 19 आपके क्या पढ़ लिए हैं, उपसर्ग पढ़ लिए हैं। ठीक है, और अब आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रति उपसर्ग लिखिए। इसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है विरोध या सामने के अर्थ में। इनको आप देख लें और इससे नए शब्द बनाने की आप स्वयं कोशिश कीजिएगा, प्रति उपसर्ग से और साथ में यहाँ पर वी उपसर्ग से, और वी का मतलब हो जाता है क्या, उल्टा या अलगाव के अर्थ में। ठीक है, तो इन दोनों उपसर्गों से आपने नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट उपसर्गों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।